मैं एक डिलीवरी बॉय था। रोज़ मैडम के पते पर कोई ना कोई चीज़ देने जाता था। मैडम एक जवान औरत थी। वे घर में अकेली रहती थी। पहले दिन ही मैडम का जिस्म देखकर मैं तो दंग रह गया था। मैडम हमेशा मेरे सामने तंग लिबास पहना करती थी। एक दिन रात के 2 बजे के करीब मैडम ने मुझे पास बुलाया। मैं जब उसके घर पहुंचा तो बारिश की वजह से पूरा भीग चुका था। भीगने के मारे मेरा ठंड से जिस्म पूरा सुन्न होने लगा था। लेकिन उस रात तो मैडम का पहनावा देखकर मेरी जान निकल गई। शायद वे पहले से ही तैयार थी और मुझे फ़ौरन अपने कमरे में ले गई और फिर बेड पर मेरे साथ। मेरा नाम नईम है। मैं एक मतवा घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं बहुत ही खूबसूरत तो था, लेकिन गरीब होने की वजह से मुझे किसी भी अच्छी जगह पर काम नहीं मिल रहा था। दिन रात अपनी फाइल्स उठाए, कभी किसी ऑफ़िस का चक्कर लगाता तो कभी किसी का। लेकिन शायद किस्मत ही ख़राब थी जो मुझे कहीं भी अच्छा काम नहीं मिल रहा था। बड़ी कोशिश के बाद इस पिज़्ज़ा हाउस पर गया, जहाँ पर मुझे डिलीवरी बॉय का काम मिल गया। डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। मैं भी इस छोटे से काम को अपनी मेहनत और लगन से करने लगा। कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरे पास एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर आया। शदीद गर्मी के बावजूद भी मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था। यह भी एक ऐसी ही दोपहर थी जब मैं एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां काफ़ी दूर दूर तक घर बने हुए थे। मैंने अपना बॉक्स कंधे से उतारा और डिलीवरी का पार्सल निकालकर दरवाज़ा बजा दिया। कुछ ही देर के बाद तकरीबन एक 40 साल औरत ने दरवाज़ा खोला। वो औरत इस कदर हसीन थी कि मैं बस उसे देखते ही रह गया। भरा भरा जिस्म और खूबसूरत गोरी रंगत, ऊपर से उसने कुछ मेकअप भी किया हुआ था जो उसे और मज़ीद दिलकश बना रहा था। उसका लिबास कुछ इस तरह था कि नज़र हटाना मुश्किल हो रहा था। ना ही उसके कपड़ों में आस्तीन थी और ना ही गले में दुपट्टा। आसमानी रंग का आर पार होता लिबास उसके वजूद की खूबसूरती को झलका रहा था। वे मुस्कुराहट से जाए मुझसे पूछने लगी, मेरा पार्सल आ गया है? मैंने जल्दी से अपनी नज़रों को कंट्रोल किया और उसका पार्सल उसे पकड़ा कर कागज़ पर दस्तखत लेने लगा। जैसे ही मैंने पार्सल उसके हाथ में पकड़वाया तो उसने पार्सल पकड़ने के साथ साथ मेरे हाथों को भी छू लिया। मेरे बदन में एक करंट सा दौड़ गया। मैंने जल्दी से अपना हाथ पीछे किया और उसके चेहरे पर एक सरसरी सी नज़र डाली तो वह मुस्कुरा रही थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे उसने ये हरकत जानबूझकर की हो, लेकिन वह मुझसे बड़ी थी। मेरे साथ ऐसी हरकत क्यों कर सकती थी? दस्तखत करने के बाद वे पैसे लेने के लिए अंदर जाने लगी तो मैंने उससे पानी मांग लिया। गर्मी की शिद्दत थी और फिर ये इलाका शहर से थोड़ा बाहर था, इसलिए मैं थक गया था। उसने घर का दरवाज़ा ही खोल दिया और कहने लगी, ड्राइंग रूम में बैठ जाए, मैं जब तक पैसे लाती हूँ। आप पानी भी ले लीजिएगा। उसने बहुत अच्छे से बात की थी। उसकी ऑफ़र पर मैं एकदम से घबरा गया। मैं उसके लिए बिल्कुल अजनबी था और वह मुझे घर में बुला रही थी। मैंने इनकार किया तो इसरार करने लगी कि गर्मी बहुत है, बैठकर सुकून से पानी पी ले, फिर चले जाइएगा। न जाने मेरे दिल में क्या समाई थी कि मैं अंदर दाखिल हो गया। शायद गर्मी की शिद्दत थी या फिर उस औरत का हुलिया के बिना कुछ सोचे ही नहीं मैं उसके घर में दाखिल हो गया। बड़ी आलीशान तर्ज का घर बना हुआ था। वे पानी की बजाय मेरे लिए जूस ले आई। मैं जल्दी जल्दी जूस पीने लगा ताकि पैसे लेकर वापस बाहर निकलूं। ये बात कुछ नामुनासिब नहीं कि मैं एक गैर औरत के घर में इस तरह दाखिल हो जाता। मैं किसी मुश्किल में भी फंस सकता था। यही सोचकर मैं खड़ा हो गया। थोड़ी देर में वे पैसे लेकर आ गई और साथ ही उसने टिप के नाम पर मुझे 2000 एक्स्ट्रा दे दिए। मेरे लिए रकम बहुत ही बड़ी थी। अलबत्ता पैसे देते हुए भी उसने मेरे हाथ को पूरी तरह से टच किया था। ये बात और भी मैंने अच्छी तरह से महसूस की थी, मगर टिप देखकर मैं इतना खुश हुआ कि मैंने उसे अपना नंबर पकड़ा दिया और बोला, मैडम अगर आपको कभी भी कोई चीज़ मंगवानी हो तो मुझे राबता कर सकती है। इसलिए मैंने अपना नंबर दिया ताकि मेरा कुछ खर्चा पानी उसकी टिप से ही निकल जाए। उसने खुशी खुशी मेरा नंबर ले लिया और फिर मैं वापस चला गया। अगली ही सुबह मुझे उसका फ़ोन आ गया। वे कुछ खाने पीने की चीज़ें मंगवा रही थी और ज़्यादा, और वो चीज़ें थी कि कम उम्र बच्चे खाते हैं। मुझे लगा कि शायद वे शादीशुदा है और अपने बच्चों के लिए चीज़ें मंगवा रही है। मैंने कुछ वक्त निकाला और उसका सामान देने के लिए पहुँच गया। उसने फिर असल रकम के हटाकर एक्स्ट्रा पैसे मेरे हाथ पर रख दिए।
आज भी वे पहले की तरह ही तैयार थी, बल्कि अब तो उसने पहले से भी ज़्यादा जदीद लिबास पहन रखा था, जिसे देखकर मैंने नज़रें झुका ली थी। और फिर ये सिलसिला चल पड़ा। वे 40 साला औरत जिसका नाम आशा था, हर दूसरे दिन मुझसे कोई ना कोई चीज़ मंगवा कर और मुझे बहुत ही पैसे देती। वो खुद भी मुझसे काफ़ी बेतकल्लुफ़ी भी हो गई थी। कुछ भी चाहिए होता वे बिना झिझक मुझसे कह देती। उसकी ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती जो जवान लड़कों से मुताकिब होती, मगर हैरत की बात तो थी कि मुझे उसे सामान पहुंचाते हुए तकरीबन 2 महीने होने वाले थे, मगर मैंने कभी उसके घर में कोई बाल बच्चा नहीं देखा था। दरवाजे पर भी हमेशा वे खुद ही आती थी और ऐसा लगता था जैसे वह अकेली रहती हो। एक रात 2 बजे के करीब आशा का फ़ोन आ रहा था। मैं सोच में पड़ गया कि इतनी रात को अब इसे क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ गई है। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया तो वे बड़ी मोहब्बत भरे लहजे में कहने लगी, नईम, खाने के लिए कुछ ला दोगे? मुझे बड़ी भूख लग रही है। दरअसल मैं गैस भरवाना भूल गई थी और तुम्हें तो पता है कि हमारे इलाके में गैस कनेक्शन नहीं है, इसलिए अब भूख सता रही है। तुम्हारे सिवा मेरी ज़रूरत में कोई भी पूरी नहीं कर सकता, इसलिए मैंने सीधा तुम्हें ही फ़ोन मिला दिया। और उसकी बात सुनकर मैं कुछ परेशान हो गया। रात के इस पहर शहर से बाहर की तरफ जाना और फिर वे भी एक औरत को खाना देने, ये मेरी नौकरी का हिस्सा नहीं था। मैं चाहता तो इनकार कर देता, लेकिन उसका अंदाज़ ही कुछ ऐसा था। और फिर वे मुझे अच्छे खासे पैसों की ऑफ़र भी किया करती थी और उस वक्त मुझे पैसों की बड़ी शदीद ज़रूरत थी। फिर मैंने दिन भर की थकन को नज़रअंदाज किया और घर से निकल पड़ा। अगर मैं मना करता तो वे कहीं और से ऑर्डर करके मंगवा लेती। उसके काम तो निकल जाता, लेकिन मुझे फ्री के पैसे कमाने का मौका दोबारा न मिलता। लेकिन मेरी बदनसीबी थी कि उसके घर पहुंचने से पहले ही तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। मैं उसके लिए खाना ले चुका था, इसलिए मजबूरन मुझे उसके घर जाना पड़ा। और फिर उसके दरवाज़ा खोला और मुझे भीगा हुआ देखकर अंदर आने का इशारा करने लगी। मैंने एक नज़र बरसती बारिश पर डाली, जिसमें अब दूसरी तरफ का दिखाई देना भी बंद हो गया था, और फिर उसके घर में दाखिल हो गया। मेरी हालत देखकर वह खूब हंसी और कहने लगी, काश मुझे पता होता कि बारिश शुरू होने वाली है तो तुम्हें कभी इतनी परेशानी न देती। उसने जल्दी से खाना लेकर एक तरफ रखा और फिर मुझे तौलिया लाकर पकड़ा दिया। अपने बालों को खुशक करते हुए मैं बगैर उस औरत को देख रहा था जो रात के इस पहर बहुत ही खूबसूरत पहनावे में मौजूद थी और मेरे जज्बात को पूरी तरह से भड़का रही थी। उसे ये भी परवाह नहीं थी कि मैं एक गैर मर्द हूँ, उसके घर के अंदर मौजूद हूँ। वो मेरे सामने ही खाना खोल कर बैठ गई और मज़े से खाने लगी। मुझे ज़ुकाम हो गया था और छींकें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वह कहने लगी, सुकून से बैठ जाओ, मैं खाना खा कर काढ़ा बना देती हूँ। मैंने गौर से उसे देखते हुए उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि बस बारिश रुकते ही मैं वापस चला जाऊँगा। मैं खुद भी यहाँ मज़ीद ठहरना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे सब्र की हद पार हो रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि वो हाथ बढ़ाए और मैं हुस्न की मलका और उसे अपनी बाहों में ले लूँ। मेरी बात सुनकर उसने अपना खाना ख़त्म किया और फिर एकदम से ही मेरे करीब चली आई। एक गहरा सांस मेरी गर्दन पर छोड़ते हुए कहने लगी कि अब सुबह से पहले जाने की ज़रूरत नहीं है। इतनी रात शहर जाने वाला रास्ता महफूज नहीं होता। उसकी कुर्बत पाकर मेरी सांस रुकने लगी थी और फिर वह मुस्कुराती हुई किचन में चली गई। मैं यूं ही उसके घर में घूमने लगा और फिर मैंने उससे पूछ लिया कि आपका बेटा कहाँ है। मेरी बात सुनकर वह उछली और कहने लगी कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। आप किस बेटे की बात कर रहे हैं? उसकी बात सुनकर मैं हैरत ज़्यादा रह गया था। मैंने कहा कि जिस बच्चे के लिए आप ये पार्सल मंगवाते हैं, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ। वो मुस्कुराई और कहने लगी, वो तो मेरी बहन के बच्चे हैं, मैं उनके लिए सामान मंगवाती हूँ। मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, मैं यहाँ पर अकेली ही रहती हूँ। ये सुनकर मुझे और भी हैरानी हुई। मैं उससे पूछने लगा कि इसके घर में कोई नहीं है। वे कहने लगी कि कुछ साल पहले एक लड़के की मोहब्बत में उसने अपना घर छोड़ा था और फिर वे लड़का उसे अपनाने के बजाय छोड़कर चला गया। तब से वे यहाँ पर अकेली रहती है। उसने नौकरी करके यहाँ घर खरीदा है और अब वह ऑनलाइन काम करती है। उसकी एक बहन है जिसने उससे ताल्लुक़ रखा हुआ है। वह उसके बच्चे के लिए तोहफे मंगवा कर भेज देती है। उसे काढ़ा बनाकर मेरे आगे रख दिया और खुद सोफे पर मेरे करीब होकर बैठ गई और फिर मुझसे मेरे मुताकिब पूछने लगी। मेरी ज़िंदगी में तो गरीबी के सिवा कुछ भी नहीं था। काढ़ा पीने के साथ ही मुझे नींद आने लगी और मेरी आंखें बंद होने लगी। मैं सारे दिन का थका हुआ था, फिर बारिश में भीगने की थकान अलग हो गई थी। उसने अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोल दिया और कहने लगी, तुम सुकून से सो जाओ,
और सुबह होते ही चले जाना। मेरा दिल तो चाह रहा था कि वह हाथ बढ़ाए और उसकी बाहों में बाजू डालकर उससे कहूँ कि तरन्नुम, इस मौसम में अकेले सोना कैसे मुमकिन है, तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन ये कहने की मेरी हिम्मत ना हुई। बस मैं सोच कर ही रह गया। कुछ देर बाद मैं उसके बिस्तर पर सुकून से आंखें बंद करके लेटा था कि मुझे अपने करीब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने जैसे ही आंखें खोली तो मेरे होश उड़ गए थे। अब शाम मेरे बिल्कुल पास बैठी थी और मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़कने लगा कि रात के इस पहर ऐसे मौसम में एक औरत की कुर्बत मुझे तड़पा रही थी और वह खुद भी मेरे बहुत ही ज़्यादा करीब आ गई थी। फिर झुककर उसने मेरी गर्दन पर एक निशान छोड़ा और कहने लगी कि मैं कब तक तन्हा ज़िंदगी गुजारूंगी, मुझे किसी के साथ की ज़रूरत है। मेरे साथ जो धोखा हुआ उसके बाद मुझे मर्द ज़ात से नफ़रत है, लेकिन तुमसे एक ख़ास मोहब्बत हो गई है। आशा के लहजे में ऐसी कुमारी थी कि मैं उसे सुनता ही चला गया और वह अपने जज्बात खुद ही मुझ पर निछावर करने लगी। धीरे धीरे रात गुजरने लगी और मुझे पता ही नहीं चला कि कब हम दोनों गुनाह के दलदल में उतर गए। सुबह जब मेरी आँख खुली और मैंने खुद को आशा के बिस्तर पर पाया तो मेरे होश ठिकाने आए। आशा मेरे बराबर में बहुत ही गहरी नींद में सोई हुई थी। मैंने जल्दी से उसे उठाया कि बारिश रुक गई है, मैं वापस जा रहा हूँ। उसने खुमार आलू नज़रों से मुझे देखा और फिर मेरी गर्दन के गिर्द बाजू अमाइल करके कहने लगी, गुजरी रात तुम्हें सारी ज़िंदगी याद रहेगी। मैंने मुस्कुराकर उसे इजाज़त ली और वापस निकल गया। घर पहुंचा तो माँ नाराज़ हुई, कहने लगी, इतनी बारिश में रात भर कहाँ थे। अब मैं माँ को क्या बताता कि क्या गुल खिला कर आया हूँ, इसलिए झूठ कह दिया कि दोस्तों के पास था और फिर अपनी नौकरी के लिए निकल पड़ा। शाम के वक्त आशा का फ़ोन आया तो मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मैंने जैसे ही फ़ोन कान से लगाया तो आशा कहने लगी, उसका एक पार्सल फला जगह से उठाकर उस तक पहुंचाना है। पार्सल बहुत ही भारी है, वे मुझे गाड़ी के पैसे भी देगी, बस मुझे हिफाजत से उसका सामान उस तक पहुंचाना है। मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी, इसलिए मैं राज़ी हो गया और फिर मेरी ड्यूटी का वक्त भी ख़त्म हो गया था। इसी बहाने मैं एक दफ़ा फिर से आशा से मुलाकात कर लेता, इसलिए मैंने उसके बताए हुए पते से वो बड़ा सा पार्सल उठाया और फिर उसे गाड़ी में लोड करवा कर उसके घर पर पहुंच गया। आशा ने वो पार्सल अपने घर में रखवाया और फिर कुछ रूखे से अंदाज में कहने लगी कि मैं कुछ देर सोना चाहती हूँ, अभी रात की थकान नहीं उतरी। मैं जो कुछ देर उसके साथ वक्त गुजारने की ख्वाहिश लेकर आया था, उसके रूखे अंदाज पर मेरा दिल बुझ गया और मैं वापस अपने घर लौट आया। मुझे लगा कि शायद वाकई गुजरी रात की थकन की वजह से वह आराम करना चाहती हो, लेकिन फिर 2 दिन तक उसने मुझसे कोई राबता नहीं किया और ना ही कोई पार्सल मंगवाया। 2 दिन बाद जब मेरे सब्र की हद पार हुई तो मैंने खुद ही उसे फ़ोन मिला दिया और कहा कि मुझे अपनी मोहब्बत की आग में जलाकर तुम कहाँ गायब हो गई हो। मेरी बात पर वह हंसी और कहने लगी, तुमने मुझे इतना थका दिया है कि 2 दिन बाद भी मेरी थकन नहीं उतरी। फिर वे कहने लगी कि मुझे तुमसे एक और पार्सल मंगवाना था। उसने मुझे एक दूर की जगह का पता दिया और कहने लगी कि ये पार्सल भी एहतियात से पहुंचा दो। एक दफ़ा फिर वह भारी भरकम पार्सल लेकर उसके पास पहुंच गया जो पूरी तरह पैक था। मैंने उससे पूछा कि ये इतना भारी क्यों है। वह कहने लगी कि कुछ चीज़ें हैं और आशा ने जब मेरी नज़रें पार्सल पर जमी हुई देखी तो मोहब्बत भरी बातें करते हुए मुझे अपने बेडरूम तक ले गई। फिर उसने कुछ वक्त मेरे साथ गुजारा, लेकिन वह सारा वक्त बेचैन रही, उसे जैसे किसी बात की जल्दी हो रही हो या फिर कोई परेशानी हो। मैं उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को नोट कर रहा था, मगर मुझे समझ ही नहीं आया कि वे इतनी बेचैन क्यों है। अपनी ज़रूरत पूरी करके मैं अपने घर लौट आया। 1 हफ़्ता गुजर गया। 1 हफ़्ते में उसने मुझसे कुछ न मंगवाया। कभी कभी कभार मैं खुद उससे फ़ोन करता तो वे मुझसे अच्छे से बातचीत कर लेती। हफ़्ता गुजरा था कि फिर उसने मुझे एक ऐसा ही पार्सल उठाने को कहा और जब मैं पार्सल लेने उस जगह पर पहुंचा तो फ़ौरन वहां पुलिस का छापा पड़ गया और मेरी जान निकल गई। वह आदमी जो मुझे पार्सल देने के लिए उस जगह आया था वह वहां से फ़रार हो गया और उस पार्सल के साथ मैं पकड़ा गया। पुलिस ने मेरे सामने ही वे पार्सल खोल दिया और ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि पार्सल के उस बॉक्स में एक जवान बच्चा बेहोश पड़ा था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उसे अपने डिलीवरी बॉय वाले यूनिफॉर्म में था, इसलिए मैंने पुलिस वालों से कहा कि मैं तो डिलीवरी का काम करता हूँ। एक मैडम ने मुझसे पार्सल मंगवाया था और मैं वही उठाने आया हूँ। उसके अंदर क्या है इस बारे में मुझे क्या मालूम। पुलिस वालों ने तफ्तीश शुरू कर दी और फिर आशा का भी पता हासिल कर लिया।
मेरा सारा वजूद पसीने से शराब हो गया था। समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। पार्सल के अंदर वह जवान बच्चा क्यों बेहोश पड़ा था। पिछले पार्सल में ना जाने क्या था। मुझे तो इस बात की फिक्र सता रही थी कि कहीं आशा के किसी गलत काम में मुझे भी साथ ना पकड़ा जाए। और मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सका था और अफशा के साथ गुनाह कर बैठा था। इसके अलावा किसी जुर्म में मेरा कोई हाथ नहीं था। पुलिस ने आशा के घर पर छापा मारा तो वहाँ पर 4 जवान लड़के और बरामद हुए, जिनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और उनके जिस्म के कुछ अज़ाब ही निकाले जा चुके थे। आशा और मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया। जब मेरा बयान लिया गया तो मैंने हर बात सच सच बता दी। पुलिस वालों ने मेरा बयान रिकॉर्ड कर लिया। फिर मुझे छोड़ा नहीं गया क्योंकि ये बच्चों के अगवा का मामला था। मेरे घर वालों ने मेरे हक़ में वकील करवाया और फिर मुझे अपने वकील के ज़रिए आशा की पूरी हकीकत पता चली। वे एक ऐसे गिरोह के साथ जुड़ी हुई थी जो कम उम्र बच्चों को अगवा करते और फिर उनके जिस्मानी अज़ाब निकाल कर बाहर मुल्कों में बेचा करते थे। और अगर इसके बाद उन बच्चों के बाकी जो रह गए थे वो उन्हें जिस्म फरोशी और फ़कीरी के धंधे में डाल देते हैं। अफशा ने पहले मुझे अपनी मासूमियत के जाल में फंसाया, फिर अपनी मोहब्बत की बोतल में उतारा और उसके बाद मेरे ज़रिए वे बच्चों तक रसाई हासिल करने लगी। क्योंकि मेरे जिस्म पर एक बहुत ही बड़ी कंपनी का यूनिफॉर्म होता था, इसलिए ज़्यादातर जगह पर ना ही मेरी चेकिंग होती थी और ना ही मुझे रोका जाता था। मेरे ज़रिए बच्चों का पार्सल मंगवाना एक आसान काम था। यही सब देखते हुए उसने मुझे अपनी मोहब्बत में फंसा कर मुझसे ये काम करवाया था। मैं इस कदर नादान था, मुझे लगा कि वे मुझसे मोहब्बत करने लगी है, मगर वे एक बदज़ात किस्म की औरत थी जिसने अपना धंधा चलाने के लिए अपने जिस्म, अपनी इज्जत की परवाह भी नहीं की थी। मेरे घर वाले इस सारे मामले में बहुत ही परेशान थे। हमारी बहुत ही बदनामी हो रही थी क्योंकि हर कोई जान गया था कि मेरा एक 40 साल की औरत के साथ चक्कर चल रहा था। मेरी माँ मुझसे पुलिस स्टेशन मिलने के लिए आई तो मेरा सर शर्म से झुक गया। मेरी माँ ने तो रोते हुए बस कुछ ही लाइनें कही और वे चली गई। मेरी माँ के कहे लफ्ज़ों ने मुझे रोने पर मजबूर कर दिया था। मेरी माँ ने रोते हुए कहा, तेरे बाप ने तुझे हलाल की कमाई खिलाकर बड़ा किया था। मैंने तेरी अच्छे से तरबियत की थी, कभी सोचा भी नहीं था कि तू इस परवरिश पर चल पड़ेगा और एक बदकिरदार औरत के झांसे में आ जाएगा। मेरी माँ वापस चली गई थी। मैं फूट फूट कर रो दिया था। मेरे घर वालों ने मेरे हक़ में केस लड़ना शुरू किया था और फिर पूरे 6 महीने बाद मैं वापस हुआ था क्योंकि बच्चों वाले मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैंने अनजाने में जो गलती की थी उसे माफ़ कर दिया गया था, लेकिन अफशा को 7 साल की कैद हो गई थी। मैं अपने तमाम दोस्तों से यही कहूँगा कि कभी भी ऐसी चालाक औरत के जाल में ना फंसे, ना ही किसी गैर औरत के घर तन्हाई में दाखिल हो, क्योंकि 2 नंबर औरतों के पास एक ही हथियार होता है कि वे अपना जिस्म दिखाकर लोगों का शिकार करती है और बाद में उनको पैसे कमाने का ज़रिया बनाती है। इसलिए कोशिश करें कि इनसे दूर रहे और ख़ास करके पैसों का लालच में तो कभी भी ना पड़े और किसी औरत के जान से झांसे में ना आए, ताकि कल को आपकी वजह से आपके वालिदैन की ज़िल्लत का सामना करना पड़ सके। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।